स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ, तीसरा चैप्टर चल रहा है। आज वज्र गुणन विधि देखेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे पहले प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से दो रैखिक समीकरणों को हल करने का तरीका बता दिए थे, और 3.3, 3.4 ये सब एक्सरसाइज उसी विधि से था। विस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, तो वो दोनों विधि खत्म हो गया है। आज शुरू करेंगे वज्र गुणनखंड विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसको बोलते हैं, जो कि एक्सरसाइज 3.5 में इससे क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले समझते ही ये है क्या, इस विधि से कोई समीकरण दो को दिया हो रहे तो उस समीकरण को हल कैसे करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला टाइप का इसको याद रखिएगा, x बराबर b1c2 माइनस b2c1 बटा a1b2 माइनस a2b1, y बराबर c1a2 माइनस a2b1 c2a1 बटा a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। ये एक फॉर्मूला अलग अलग x निकालना चाहते इससे, y निकालना चाहते इससे, या ये एक शॉर्ट में याद रखिएगा, ये इसी को एक साथ लिखना चाहते इसे। ये है क्या अभी समझेंगे, क्लियर हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से इसका हम समझाते हैं अभी, ठीक है। देखिए दो समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है। तो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरह से दो समीकरण दिया हो रहेगा जिसमें x y और एक कांस्टेंट नंबर रहता है, ठीक है, x y और एक। तो x और y, x वाला को एक बोलते हैं, y वाला b और एक वो c रहता है। उसी तरह a b c, तो दो समीकरण रहता है, तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मानते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या था कि x का मान निकालो, फिर उसको समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 से जो आया उसको फिर समीकरण 3 में रख दो, तो इस तरह से सॉल्व होता था। विलोपन विधि में देखे थे कि दोनों समीकरण को किसी एक को बराबर कर दो मल्टीप्लाई करके, उसके बाद घटा दो, दोनों को घटा करके आंसर लाते थे। इस विधि में डायरेक्ट ये फॉर्मूला बैठा के आंसर ले आएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला याद कैसे रहेगा, ये कन्फ्यूजन हो सकता है, तो कैसे याद होगा उसको देखिए। ये तीनों चीज एक ही बाबू है ना, x बराबर ये, y बराबर ये, या इसको ना देख करके ये देखे तो ये तीनों एक साथ है, 1 2, जैसे इसको देखिए, ये वाला है x बटा b1c2 माइनस b2c1, ये बराबर इसका है और इसका भी बराबर है, तो इसका बराबर करना रहता है दोनों को, x को भी और y को भी, x को भी इसके बराबर कर दो, y को भी इसके बराबर, तो आ जाए, ठीक है। तो ये भाग में है, तो यही वाला भाग उधर जाके गुना हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, तो बन गया b1c2 माइनस b2c1 बटा ये। तो देखिए x का यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो यही वाला है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये मेन एक ठो इसको याद रखना है, इसको या ये दोनों को नहीं, तो ये दोनों साथ में, x बटा b1c2 माइनस b2c1, y बटा c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। लेकिन याद कैसे होगा, बड़ा दिक्कत है, a1b2 c1 c2 का है, कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो उसको याद करने का सिंपल तरीका देख, जब x लिखेंगे, ये x अगर है, x अगर ऊपर लिखे तो एक से छोड़ के बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, b1 c2 हो जाएगा, b1 c2, और यहाँ माइनस लगाना है, ठीक है, घटाओ, ये b2 c1 हो जाएगा, b2 c1। देखिए यही आया है, x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक। उसके बाद बराबर देने y अगर लिख रहे हैं तो y वाला छोड़ दो, y वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, और इसको क्रॉस कर दो, तो a c से क्रॉस होगा, a1 c2 से माइनस ये a2 c1 से, ठीक। बराबर कांस्टेंट वाला में 1 लिख देना है, तो 1 लिख देना है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसमें x y नहीं रहता है, तो इसको हटा दीजिए, फिर इसको क्रॉस कर दीजिए, तो a1 b2 हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया। तो वहीं से आप क्वेश्चन से आराम से फॉर्मूला को निकाल सकते हैं, ठीक है। बस याद रखना है, x लिख रहे हैं तो x के नीचे ये दोनों क्रॉस करके, y लिख रहे हैं तो y छोड़ के ये दोनों जो बच गया उसको क्रॉस करके, कांस्टेंट वाला लिख रहे हैं 1 लिख रहे हैं 1, तो 1 छोड़ के बाकी को, ठीक है। तो इस तरह से एक ही बार इस तरह से ये फार्मूला बना सकते हैं, इसी फार्मूला से फिर क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट, ठीक। इसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें, अगर ये कर लीजिएगा तो। या अलग से भी याद रख सकते हैं, काहे कि ये भाग में है तो इधर आके गुना हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और बटा में तो यही रहेगा, y बराबर में ये भाग में है तो उधर जाके गुना होगा, बटा में यही रहेगा, यानी बटा में जो है नीचे सेम है, देखिए a1 b2 a2 b1, a1 b2 a2 b1, ठीक है। और एक ट्रिक है कि इसमें जैसे x वाला में, या यहाँ से आइए, इसको अगर याद करना चाहे तो x वाला में क्या होता है, b और c होता है,
एक्स वाला में बी और सी, काहे कि बोले है क्या, एक्स वाला को छोड़ देना है, तो एक्स वाला छोड़ देंगे तो बी और सी ना बच गया, तो बी और सी याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे पहले बी आता है, एबीसीडी में क्या आता है, बी ना आता है सबसे पहले, तो सबसे पहले बी को लिखना है, उसके बाद 1 2 में भी 1 पहले आता है, तो 1 को लिखना है B1, और B1 अगर लिख रहे हैं तो उसके बाद C लिखना है, तो 1 इसमें लिख रहे हैं तो C2 लिखेंगे। इसी का फिर उल्टा B1 लिखा गया तो अबरी वाला में B2 लिखेंगे, फिर C1 लिखेंगे। ठीक है, एगो को 2, एगो को 1, एगो को 1, B1 लिखे तो C को 2 लिखेंगे, उसके बाद माइनस लगा के B को 2 लिखना है, फिर C को 1, है ना, कहा कि C2 तो लिखा गया तो C1 लिखाएगा। और नीचे वाला तो ए बी रहता है, दोनों में नीचे वाला ए बी रहता है। इसमें भी याद रखिएगा ए पहले होगा कि बी पहले होगा, ये पहले कि ई पहले, तो पहले क्या होता है, ए होता है, और गिनती में एक पहले होता है, तो A1 पहले होगा, तो A1 होगा तो इसका ऑटोमेटिक है कि बी है तो B2 होगा, फिर माइनस A1 इधर लिखा गया तो इसमें क्या होगा, A2 और B1 होगा। क्लियर है। और वाई वाला में देखिए, वाई वाला में देखिए, इसमें एक्स वाला में तो क्या जो पहले आता है उसको लिखना है, लेकिन वाई में उल्टा जो बाद में आता है ए और सी लिखना है, वाई को छोड़ेंगे तो ए और सी बच गया, तो ए और सी में पहले वाला को नहीं लिखना है, पहले सी को लिखना है ना, सी तब ए, फिर सी तब ए, तो सी 1 2 गिनती को वैसे लिखना है 1 2, तो C1 A2 फिर C2 A1। क्लियर है। और नीचे तो वही रहेगा ए बी है ना, 1 2 1 2 1, माने A1 B2 और A2 B1। ध्यान से देखिएगा तो याद हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है, y छोड़ दिए, C वाला में क्या बोले, C पहले लिखाएगा, है ना, पहले तो C1 हो जाएगा और A2, तो ये हो जाएगा C2 A1। ठीक है, ये थोड़ा सा गलती हो गई, पहले y वाला में पहले C लिखना है। ठीक है, पहले C को, तो C1 A2 हो जाएगा, फिर इधर मतलब इधर से घटाना, y वाला में इसको पहले लिखना है, ये वाला और ये वाला पहले, तब ये वाला, और A वाला में इसको पहले, x वाला में इसको पहले तब इसको, है ना, B1 C2 B2 C1। तो ये एक फार्मूला है, क्वेश्चन में बनाएंगे तभी क्लियर और हो अच्छे से हो जाएगा, फार्मूला को वहाँ पे भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में। -3y बराबर 0, फिर 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। ये है दो समीकरण दिया हो रहेगा। ठीक है, हमको फार्मूला कैसे याद होगा, ठीक है, मान के चलिए अभी हमको कुछ पता नहीं है, चल हटा, फार्मूला बनाना फिर से सीखेंगे, बनाते बनाते याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले फार्मूला वज्र गुणनखंड विधि से बनाना है, तो वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, x बटा और y बटा लिखते हैं, फिर 1/, है, अब क्या लिखना है उसका बराबर रहता है सब में। ठीक है, और इधर नीचे माइनस माइनस, तो x लिखेंगे, उस समय क्या करने बोले हैं, x को छोड़ दो, x वाला को छोड़ दो, तो y वाला को क्या बोलते हैं, B1, और ये C1, ये B2 C2, तो y वाला x को लिख रहे हैं तो x को छोड़ दो, तो बच गया यहाँ पे B1, तो B1, और ये क्रॉस होता है ऐसा, तो B और यहाँ वाला को C2 हो गया, ये C2, तो B1 C2 माइनस B2 C1। उसके बाद y छोड़ दे, तो y वाला में क्या बोले हैं, पहले C को लेना है बाद वाला को। ठीक है, तो y वाला छोड़ देंगे, यानी ये वाला को छोड़ देंगे, ये वाला, तो बच गया A और C, तो A और C में C पहले लेना है, तो C1 हो गया A2, फिर इसी का उल्टा C2 A1। क्लियर है। उसके बाद 1 वाला आएंगे, तो 1 वाला में A और B बच गया, तो इसमें पहले A ही लेना है, A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, इसको इधर उधर करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, काहे कि माइनस करना है। क्लियर है। तो चलिए वैल्यू रख दीजिए, अब देख x बटा x यहाँ पे ये तो मालूम है ना, A1 x प्लस B1 y प्लस C1 होता है बराबर 0। उसके बाद A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0। तो यहाँ से पहले हमको A1 A2 B2 सब निकाल लीजिए। A1 कितना है, x वाला कुछ हो नहीं तो 1 है, B1 कितना है तो y वाला, तो y वाला में देखो -3 है, तो -3, B1 है -3, C1 कितना है तो C1 में भी -3, फिर A2 निकालेंगे तो A2 कितना है 3, B2 कितना है तो B2 है -9, C2 कितना है तो C2 -2 है। ठीक है, ये है। अब रखते जाओ B1, देखिए B1 -3, तो -3, फिर C2 कितना है -2, तो -2, फिर से माइनस माइनस, B2 है -9, फिर C1 है -3, ये हो गया बराबर y बटे C1 कहाँ है
-3, A2 3 है, तो यहाँ देखिए A2 3, फिर -C2 देखिए -2 है, फिर A1 है 1 इज इक्वल टू 1/A1 है 1, B2 -9 माइनस ये फॉर्मूला वाला, फिर A2 3, फिर B1 -3। तो बस फॉर्मूला लिख के और इसमें उतार दे चाहिए, यहाँ से देख के A1 A2 B1 C1 C2 जो भी है उसको जहाँ जहाँ है वहाँ उतार देना है। उसके बाद गुना करना है, ब्रैकेट में गुना है, तो x बटा इस देखिए 3 दूनी 6, माइनस प्लस होता है तो +6 लिख दिए। यहाँ देख माइनस प्लस, फिर ये एक ठो माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा 9 तिया 27 बराबर y बटे 3 तिया 9 माइनस में है तो -9, फिर माइनस प्लस 2 एका 2, फिर इधर देखो 9 एका 9 -9, फिर माइनस प्लस 3 तिया 9। देखिए y बटा हो जाएगा 27 में 6 माइनस करना है तो माइनस में 21 बचेगा क्योंकि बड़ा में माइनस है, फिर बराबर 9 बटा -7, फिर बराबर 1/, ये तो 9 में 9 तो 0 हो गया आ गया, तो ये क्या हो गया अपरिभाषित। नीचे 0 हो ही नहीं सकता है ना, ये अपरिभाषित हो गया, क्योंकि 0 को पढ़ के 1 नहीं ला सकते ना, कभी नहीं, मतलब ये क्वेश्चन बनबे नहीं करेगा। ठीक है, पिछला क्लास में भी ऐसा एग्जाम्पल लिए थे जो कि बनबे नहीं किया था, फिर आज हो ऐसा एग्जाम्पल लिए जो कि बनबे नहीं किया, आधे दूर में रुक गए। ठीक है, तो चलिए ये तरीका है ना, बना नहीं बना अलग बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो बनने वाला। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़े थे यही होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ पहले है कि निम्नलिखित समीकरणों को युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। मतलब पहले पूछा है कि किसका एक हल है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, किसका कोई हल नहीं, वो देख लो पहले तब हल करो, है ना। तो हम बिना देखे हल कर दिए तो ये क्या आ गया, इस तरह से आ गया, मतलब इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है उसका क्या तरीका था, कैसे जानते थे, तो A1/A2 बराबर आएगा B1/B2 का, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आएगा, तो कहते हैं कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इसको पहले चेक कर लेना है, तो चेक करते हैं, चलिए अभी बता दे रहे, A1/A2 B1/B2 C1/C2 इससे चेक करना है। ठीक है, तो A1 कितना है देख 1 और A2 3, B1 कितना है -3 और B2 -9, तो ये माइनस कटा 3 का 3 3 9 ये कट गया। C1 है -3 फिर -2, देखो 1/3 यहाँ बचा और यहाँ भी 1/3, तो ये तो बराबर आया, लेकिन ये वाला देखिए 3 माइनस तो कटेगा लेकिन बच जाएगा 3/2 जो कि बराबर नहीं है। ठीक है, तो 2 को बराबर आया और 1 को बराबर नहीं आया, इसका मतलब क्या है, ये बराबर है 2 और 1 बराबर नहीं है। तो ऐसा वाला कंडीशन को क्या बोले हैं, A1/A2 B1/B2 एगो बराबर और एगो बराबर ना आवे तो इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और अगर सब बराबर आए तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, और पहले वाला बराबर ना आवे तो यूनिक हल है, यानी एक हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है, तो पहले चेक करना था ना, पहले इसको नहीं बनाना है। तो इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आए बनाने को तो ये बनाने की जरूरत नहीं, उसको पहले करिए, वो पहला स्टेप है। तो अगर ऐसा आ गया तो यहीं पे लिख दीजिएगा कोई हल नहीं है, मतलब इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, करना क्या है, सबसे पहले एक तरफ कर देंगे, एक तरफ कर लेना है तो ठीक होगा। ठीक है, जैसे ये 2x + y, ये प्लस में इधर आकर -5 बराबर 0, इसको भी इधर कर दो, ये मान लेते समीकरण 1, इधर करो 3x + 2y -8 हो जाएगा बराबर 0, ये समीकरण 2, इस दोनों से बनाना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से पहले हम निकालेंगे A1 B1 और C1। ठीक, तो A1 कितना है, A1 ये वाला देखना, ये समीकरण और ये समीकरण। ठीक है, तो A1 कितना है देखिए, A1 देख, यहाँ x वाला को A1 बोलते हैं तो A1 है 2। ठीक है, B1 कितना है तो y वाला को बोलते हैं, तो y में कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं तो 1। C1 देख -5 दिख रहा है तो -5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद A2 B2 और C2 निकालेंगे। ठीक है, A2 B2 और C2, तो A2 ये समीकरण है ये वाला, तो A2 x वाला हो गया 3, y वाला +2 है तो +2, और ये वाला -8। ठीक है, तो A1 A2 B1 B2 C1 सब निकल गया, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब इसको जांच करेंगे पहले। ठीक है, इसको क्या करेंगे, जांच करेंगे कि कितना हल है इसका। तो A1/A2 फार्मूला होता है
B1/B2 होता है, C1/C2। देखते हैं A1 कितना है, देख 2 और नीचे 3, A2 3 है, B1 है 1 और वो नीचे 2, 1/2। देख बराबर है, नहीं बराबर। तो जब नहीं बराबर आए, ये भी बराबर नहीं आ रहा है, देखिए, तो बराबर ना आवे कोई, इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः इसका एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, मतलब इसका एक यूनिक हल है। तो अद्वितीय हल है तो हल निकालो, फिर क्या हल है उसको निकालो, आंसर निकालते हैं। ठीक है, हल नहीं रहता तो फिर यहीं खत्म, लेकिन हल है तो बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं, कौन सा विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से। ठीक है, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से इसका हल निकालते हैं। तो वज्र गुणनखंड विधि में क्या बोले, कौन सा फार्मूला, क्या फार्मूला लगाना है, x बटा x y और 1 लिख दीजिए। ठीक है, और बटा नीचे में क्या रहेगा, यहाँ बराबर रहता है। तो देखिए कैसे फार्मूला बनाना है, ध्यान से देखिए। फार्मूला मान के चलिए कुछ है, क्या है पता नहीं, याद नहीं। ठीक है, फार्मूला याद नहीं है तो क्या बोले हैं, x को छोड़ेंगे तो b, x वाला को a कहते हैं, बाकी को जैसे यहाँ छोड़िए, देखिए ये x वाला है तो इसको छोड़ दीजिए, तो बच गया ये दोनों b और c। तो b और c में बोले हैं पहले b को लिखना है, तो b1 c2, तो इसी का उल्टा हो जाएगा b2 c1। ठीक, फिर y मतलब ये b वाला y है, तो इसको छोड़ दीजिए, तो बच गया a और c वाला हम बोले हैं पहले c लिखाएगा। ठीक है, पहले बाद वाला लिखाएगा, तो c1 a2 माइनस c2 a1, फिर 1 वाला ये है, 1 वाला में ये दोनों a और b लिखाएगा, तो ये वाला में भी पहले a लिखते हैं, तो a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा। ये फार्मूला बन गया, तो रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको लिखने समय पहले b, या यहीं से दिख रहा है b1 c2 c1 b2 c1 है ना, क्रॉस कर देना है। फिर y लिख रहा है तो y को छोड़ दो, और ये जो बच गया उसको पहले c लिखते हैं, तो c1 a2 फिर c2 a1। ठीक है, फिर e वाला लिख रहे हैं 1 वाला, तो 1 को हटा दो, तो बच गया a2 b1 फिर a1 a2 a1 b2 और फिर b2 a1। ठीक है, तो यहीं से फार्मूला है, बस इसको क्रॉस कर देना है। उसके बाद अब वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू रखते हैं, चलिए रखते हैं x बटा b1 कितना है, b1 का ये 1 c2 है -8 माइनस b2 है 2 c1 है -5 बराबर y बटा c1 है -5 a2 है 3 माइनस c2 है -8 a1 है 2 बराबर 1/a1 फिर से है 2 b2 है 2 माइनस a2 कहाँ, ये 3 b1 1। ठीक, अब सोल्व करेंगे, x बटा प्लस माइनस होता है 8 का 8 माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर इधर y बटा इनको खत्म 5 तिया 15 माइनस प्लस 8 दूनी 16 बराबर इधर 1/2 दूनी 4 माइनस 3 का 3। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देख ध्यान से, जोड़ है तो जोड़ देंगे, x बटा 10 और 8 18 बराबर y बटा 16 में 15 घटाएंगे तो 1 बचेगा बराबर 1 बटा 1। ठीक, अब उसके बाद देख सब बराबर है आपस में, तो पहले कर देंगे x बटा 18 बराबर ये नंबर वाला 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 होगा, फिर को मान लेंगे कि इसको बराबर कर दीजिए अलग से, तो y/1, तो y1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और इधर 1 है तो y का आ गया 1 और x का कितना आ जाएगा 18, उधर जाकर गुना हो जाएगा तो 18, तो x 18 आ गया और y 1 आ गया, तो ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी को बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस गुना इस सब को गुना करके जोड़ाओ तो जोड़ा आता है तो जोड़ो, घटाओ आता है तो घटाओ, जोड़ आता है तो जोड़ो घटाओ, उसके बाद फिर x के साथ उसको बराबर कर दो, एक बार y के साथ बराबर कर दो। ठीक, अगला देख, अब यहाँ से निकालते हैं क्या निकालेंगे, अरे कहाँ रे, हाँ, a1
बराबर A1 x वाला को तो 3, B1 बराबर -5, C1 बराबर -20, फिर A2 बराबर 6, B2 बराबर -10, फिर C2 बराबर -40। ठीक है, उसके बाद फार्मूला कौन सा, वही A1/A2 B1/B2 C1/C2 लगा के देखते हैं, चेक करते हैं। तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 देखना है। ठीक है, तो A1 3 है बाई 6, B1 -5 -10, तो इसका हल नहीं होगा और अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। देखिए पहले बराबर नहीं लगा, पहले काट कूट के देख ले। 3 का 3, 3 दूनी 6, 1/2 आया, माइनस माइनस काटा, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 आया। 20 का 20, 20 दूनी 40, और ये भी करिए 1/2। देख तीनों का तीनों बराबर आया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि A1/A2 बराबर आया B1/B2 बराबर आया C1/C2, तीनों के तीनों बराबर आया, इसीलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्लियर है, तो अपरिमित रूप से अगर अनेक हल है तो इसको वज्र गुणनखंड विधि से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अनेक हल है। एक हल रहता तब ना x और y का एगो वैल्यू निकालते। अनेक हल है यानी x का भी बहुत हल निकल सकता है, y का भी बहुत मान आ सकता है, x का भी मान आ सकता है बहुत सारा। और वज्र गुणनखंड में तो एक आता है, x का एगो आंसर आता है, y का एगो आंसर, और यहाँ अनेक है तो फिर कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको संभव नहीं है इस विधि से निकालना या कोई भी विधि से निकालना, इसलिए बस लिख दीजिएगा इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्लियर, फिर से है, निकालते हैं। पहले A1 बराबर 1, B1 बराबर 3, C1 बराबर -7, A2 बराबर 3, B2 बराबर -3, C2 बराबर -15। तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों को देख लेते हैं चेक करके। A1/A2 कितना है, 1/3, B1/B2 -3/-3, ये 3 माइनस सब कट गया तो 1/3 नॉट इक्वल टू आया, ये 1 आ गया है, तो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो अगला कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर ही देते, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एगो बराबर लेकिन नहीं है पहला वाला, तो अगला वाला कुछ आवे, इसका एक हल होगा, है ना इसका। अतः इसका एक अद्वितीय हल, अद्वितीय माने एक यूनिक हल है ना, एक हल है। तो एक हल है तो फिर वज्र गुणनखंड विधि से निकालना होगा। तो लिखेंगे वज्र गुणनखंड या गुणन विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से। वज्र गुणनखंड विधि कहता है x, फार्मूला देखो याद है, फार्मूला लिखने का तरीका, x वाला ये है, इसको छोड़ बाकी को क्रॉस, B1C2 माइनस B2C1 हो गया, बराबर y में बोले हैं y को छोड़, लेकिन पहले c लिखाएगा। ठीक है, तो C1A2 माइनस C2A1, फिर 1 वाला में इसको छोड़ और यहाँ s लिखाता है, तो A1B2 माइनस A2B1। अब देखिए x बटा B1 कहाँ है, यहाँ -3, C2 यहाँ -15, माइनस B1 -3, C1 -7 बराबर y बटे C1 -7, A2 3 है, माइनस C2 -15 है, फिर A1 1 है, बराबर 1/A1 1 है, A2 -3 है, माइनस A2 B2 -3, फिर A2 3 खाली है, 3 B1 -3। ठीक, बस वैल्यू यहाँ से उठा के बढ़िया से रखिएगा, है ना साफ। उसके बाद गुना कर, माइनस प्लस 15 तिया 45, 15 45, माइनस प्लस माइनस 3 7 21, y बट्टा 7 माइनस में 21, माइनस प्लस 15 बराबर 1/- -3 का 3, माइनस प्लस 3 तिया 9। तो x बट्टा हो जाएगा 45 में 21 घटाओ कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 4 और 1 5 और 2 और 2 24 बन जाएगा। y बटा
15 और 5 20 और 1 21 -6 बड़का में माइनस है, बड़कवा जो रहेगा उसी को लिखना है माइनस वो साइन में, है ना, बड़का का साइन। यहाँ बड़का में प्लस है तो प्लस लगेगा, मतलब कुछ हो नहीं। बड़का में माइनस रहता है, यहाँ प्लस तो माइनस लगाते, तो जानबे करते होंगे। अब बराबर 0 कर देना है। x/24 जो है बराबर 0 नहीं, बराबर ये वाला नंबर 1/6 के बराबर है, और ये वाला भी y/-6 भी, ये भी तो -1/6 के बराबर है। तो ये 24 जो है इधर जाकर गुना हो जाएगी, या यहाँ भी काट सकते हैं, नीचे नीचे है तो बराबर से इधर उधर है, इसलिए 6 चौके 24, फिर 4 उधर जाकर गुना हो जाएगा तो x का 4 आ गया, y आ जाएगा 6 काट दो ना तो माइनस खाली उधर जाके -1 हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। बज्र गुणनखंड विधि इसी को कहते हैं। तो हमको लगता है ये आपको बोले थे कि विलोपन विधि सबसे आसान है, लेकिन सबसे आसान तो ये लगा है। इसमें कोई झंझट नहीं है समीकरण 1 2 3 करने का, बस यहाँ कन्फ्यूज नहीं होने का यहाँ पे। तो यहाँ पे बता दिए कैसे लिखना है, ठीक है, तरीका बता दिए कहाँ से लिखना है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, मजे नहीं आ रहा है ऐसा। तो वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, थोड़ा लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को जोड़िए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रहे तब मज़ा आएगा। आप लोग खाली अपना देखते हैं, तो वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। अब और बढ़िया से पढ़ाएंगे, बस वीडियो को शेयर कीजिए, फैलाइए ना जितना ज़्यादा हो सके। अपना आसपास, अपना दोस्त यार जितना फेसबुक व्हाट्सअप ग्रुप इधर उधर फैला दीजिए, पूरा फैला दीजिए, है ना। इसमें तो पैसा थोड़ी लग रहा है, मैसेज भेजने में पैसा लगता है क्या। हम इतना अगर आपके लिए टाइम दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा तो टाइम दे सकते हैं मैसेज को भेजने में। और फेसबुक व्हाट्सअप जो भी टेलीग्राम उलीग्राम का रहता है आप लोग का, इंस्टाग्राम, तो सब में भेजिए, है ना, और लोगों को जोड़िए, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ले पाएंगे। ठीक है, और भी टीचर ये कर रहे हैं बाकी सब्जेक्ट का, तो स्टूडेंट रहेगा तब ना ठीक लगेगा। अब स्टूडेंट नहीं रहेगा तो बाकी टीचर को भी कहाँ से हम पेमेंट देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, है ना, छोटा छोटा ही देखते हैं, कम कम ही, लेकिन घबराना नहीं है। कोर्स कंप्लीट होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा, और एग्ज़ाम से बहुत पहले होगा। ठीक है, सिलेबस अभी नया है, थोड़ा सा सिलेबस, बहुत कोई कमेंट कर रहे थे सिलेबस का, तो सिलेबस देख लेते हैं। फिलहाल तो नहीं पता किए हैं, देख लेते हैं। सिलेबस आ जाएगा तो अपलोड कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन सिलेबस का चक्कर में मत रहिए कि सिलेबस कब आएगा या तब पढ़ेंगे। सिलेबस में इस बार जो है पूरा पढ़ना है, पूरा NCERT पढ़ना है, ये ठान लीजिए, पूरा पढ़ना है। हाँ, भले सिलेबस से ये पता चलेगा कि टर्म 1 में कितना पढ़ना है, टर्म 2 में, लेकिन पूरा पढ़ना है तो अभी पढ़िए ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पिछला बार तो 25% कट गया था कोरोना के चलते, तो अब कोई कोरोना उराना नहीं, कुछ नहीं, पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसलिए पूरा पढ़िए, विस्तार से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसका पार्ट लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।